रीजन के ऊपर है या नहीं है, किसी भी सिलेक्टेबल मार्कर के प्रोमोटर रीजन के ऊपर। ठीक है, ठीक है। तो सर अगर हम अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट अगर के उसकी साइड जो है वो प्रोमोटर रीजन के ऊपर आ रही है और अगर हमने वहां पे इंसर्ट कर ली तो वो हमारे पास इंसर्शनल इनएक्टिवेशन हो जाएगी। जी। ठीक है, अच्छा, लेट तो मी सर एक्सप्लेन व्हाट इज द एक्टिवेशन एंड इनएक्टिवेशन। देखिए यस बेटा, सर, व्हेन वी टॉक अबाउट अ मार्कर, तो मार्कर्स की जब बात हो रही है तो सपोज कि एक मार्कर है जो कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस शो करता है, यानी हम जो मार्कर यूज कर रहे हैं दैट इज सपोज एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस। यस सर, ठीक है। नाउ व्हाट विल बी द कॉन्सिक्वेंस ऑफ दिस मार्कर इन आवर ट्रांसफॉर्मेंट्स। क्या हमारा जो ट्रांसफॉर्मेंट्स होंगे, हम अपना जो जेनेटिक कंस्ट्रक्ट है वो इस तरह का बना रहे हैं कि ट्रांसफॉर्मेंट्स में जो ट्रांसफॉर्मेंट्स होंगे वो उस मार्कर को रेजिस्ट करेंगे या उसके ससेप्टिबल होंगे। ये डिपेंड करेगा ऑन द choosing of selection sites, or it will depend upon indirectly the activation or inactivation of our marker। अब मार्कर एक ही है, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस। अगर तो हमने उसको इनएक्टिव कर दिया है, यानी इस तरह से डिजाइन किया है कि वो इंसर्शली इनएक्टिव हो रहा है, तो डेफिनेटली हमारा जो ट्रांसफॉर्मेट्स हैं उनमें वो रेजिस्टेंस जो है वो इनएक्टिव हुई है, तो वो ससेप्टिबल होंगे। इज इट सो? और अगर सर हमने वो इनएक्टिव तभी होगा ना जब हम उस साइट को रिस्ट्रिक्ट करेंगे, उसको कट करेंगे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से। देखें, पहले एक्टिवेशन और इनएक्टिवेशन को क्लियर कर लें। एक्टिवेशन क्या है? एक्टिवेशन इसका रिवर्स है कि उसमें हमारा जो कंस्ट्रक्ट है वो इस तरह से हो रहा है कि जब फॉरेन जो जीन है डी उसमें इंसर्ट हो रहा है तो वो उस मार्कर को एक्टिव कर रहा है, तो रिजल्टेंटली हमारा जो ट्रांसफॉर्मेंट्स है वो क्या होंगे? दे विल रेजिस्ट दैट मार्कर्स। अब ये इनएक्टिवेशन कैसे होगी? ठीक है, एक्टिवेशन और इनएक्टिवेशन का आपको पता चल गया। ठीक है, अब इनएक्टिवेशन जो है वो कैसे होती है और इसको हम इंसर्शनल इनएक्टिवेशन क्यों कहते हैं? वी कॉल इट इंसर्शनल इनएक्टिवेशन बिकॉज it is linked with the insertion of our gene of interest in a certain vector. Is it so? So if we insert our vector in such a way that they disrupt the expression of drug resistance, then what will happen? We are going to basically incorporate the phenomena of insertional inactivation. That is, we are going to inactive our drug markers and resultantly our transformants will be susceptible to that drug. Now how सर, to तो ये bring? बेसिकली हमारे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम पर डिपेंड करता है कि कौन सा हम एंजाइम यूज कर रहे हैं, वो कट करेगा तभी इनएक्टिवेशन होगी। Yes, it is always depends on the choice of your restriction enzymes as well as vector, because all the vectors, they don't allow you the flexibility of the insertion and inactivation or activation, except PBR322. In case of PBR322, you have the choice that if you can choose those enzymes which lie in the promoter region, then you will be able to insertly inactive your marker, and vice versa. In that case, you make your transformant susceptible to ampicillin but resistance to tetracycline, and vice versa, that is susceptible to tetracycline and resistance to ampicillin. सर Yes. सर ये जो PUC8 है, 322 वाली PUC8 बात में होगी। Sorry. सर ये जो PUC8 वेक्टर है, इसके अंदर जो है वो मैंने देखा है उसमें मार्कर्स जो है वो एम्पिसिलिन भी है और लैक्सीन भी है। Yes, यानी कि इसमें फेनोटाइपिक मार्कर है और ड्रग रेजिस्टेंट भी है। इसमें उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था उसमें ये था कि लैक्सीन के अंदर जब जीन ऑफ इंटरेस्ट हमने इंसर्ट किया तो वो इनएक्टिव हो गया, और उसको फिर आगे से जो है वो ब्लू वाइट सिलेक्शन के थ्रू जो है रिकम्बिनेंट सेल्स और नॉन रिकम्बिनेंट सेल्स को उन्होंने डिफरेंशिएट किया था। Good, Khanuma Malik. You have, good exposure of this phenomena. That is fine. So
in case of PUC vector, as you stated that that has a built-in mechanism that one marker is going to be insertionally inactive, that is leg Z, and the other marker is being active. So we don't have a choice to make it inactive or vice versa, because that vector has built-in restriction sites that one marker is automatically being insertionally inactive upon the insertion of gene of interest, and other marker, which is drug marker ampicillin, that is being insertionally active. Okay, Yes, while in case of PBR322, we have the choice that which type of drug can be activated by selecting the respective restriction sites, cloning sites, and which drug marker could become inactive with the selection of our restriction site as well as cloning sites. So clear? यस सर. सर ये क्वेश्चन है कि हमारे पास जो मैक्सिमम वेक्टर्स होते हैं उनमें हमें ये चॉइस होती है कि हम लोग अपनी ओन पे मतलब इंसर्शनल एक्टिवेशन या इनएक्टिवेशन कर सकें, या फिर वो ऑलरेडी वेक्टर में प्रेजेंट होती है. बिकॉज अभी तक जितने भी वेक्टर्स नजर आए उनमें यही है कि एक तरफ से मतलब प्रोमोटर रीजन के थ्रू आप इनएक्टिव कर सकते हैं, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स की तरफ से आप एक्टिव कर सकते हैं, उसमें आपके पास चॉइस नहीं है. जी बेटा, मैं भी यही बात कर रहा हूँ कि मेजॉरिटी जो कमर्शियल वेक्टर हैं दे आर कस्टमाइज्ड एक्सेप्ट PBR322. PBR322 भी वो उसमें भी एक रेस्ट्रिक्शन साइट उन्होंने इस फॉर्म में बनाई है कि अगर आप उनमें से चूज करेंगे तो इंसर्शनली इनएक्टिवेशन या एक्टिवेशन होगी. तो जब आपने ये आपकी सिलेक्शन है, लेकिन जो अदर वेक्टर्स हैं वर्सेस पक की बात जब करते हैं जिसमें लेग सी है, तो उसमें ये चॉइस नहीं है कि आप जो है वो अगर वो चूज करेंगे तो आपका जो लेग सी है वो एक्टिव रहेगा. नहीं, उसमें इंसर्शनली इनएक्टिव होना ही होना है. तो ये बिल्ट इन मैकेनिज्म है. सिर्फ हमारे पास कम ऐसे हैं जो वेक्टर्स हैं, स्पेशली PBR322 है, दैट अलाउज अस टू मेक अ चॉइस कि हम किस मार्कर को एक्टिव कर सकते हैं और किसको इनएक्टिव कर सकते हैं. ओके सर. ठीक है, वो PBR322 की बात कर रहा हूँ. आप जो उसके भी लेटेस्ट वर्जन हमारे जो हुए हैं शायद उसमें भी कोई और चेंज आई हो. जस्ट सर्च दैट एंड जस्ट गो थ्रू. अगर उसमें कोई इस फीचर में कोई चेंज है तो दैट शुड बी इन योर नॉलेज. सर जो हमारे पास क्लासेस होती हैं ना जिनके अंदर मल्टीपल वेक्टर्स के पास टाइप्स प्रेजेंट होती हैं, फॉर एग्जांपल सर हम पक में भी देखते हैं कि 18 भी प्रेजेंट है, हमारे पास 19 भी प्रेजेंट है. इसके अलावा जो आयरस एक और क्लास है सर, उसमें भी बहुत ढेर सारे मल्टीपल वर्जन्स उसके प्रेजेंट होते हैं. तो सर उनके जो मार्कर्स अगर मल्टीपल होंगे तो क्या हमारे पास ये चॉइस होती है कि हम किसी भी मार्कर को इनएक्टिवेट कर सकें? Yes, if there is a choice then you can do this customization depending on the insertion activation or inactivation. अगर वेक्टर में कुछ चॉइसेस हैं तो. ओके सर. जी हारिस, आपने क्या किया बच्चे? Is there हारिस? आवाज आ रही है? यस सर. हाँ जी, आपने क्या किया इस टास्क में सिलेक्शन ऑफ वेक्टर? जरा ब्रीफली एक्सप्लेन करेंगे आप? सर वो मैंने वो जीन ये एक्टिवेशन और इनएक्टिवेशन का जो है वो देखा था. थोड़ा ब्रीफली एक्सप्लेन करें ना जो आपने देखा है. सर ये जीन इनएक्टिवेशन में एक बात ये भी है कि हमें इससे ये पता चल जाता है कि हमारा जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो एक्सप्रेस हो रहा है कि नहीं हो रहा है. फॉर एग्जांपल अगर हम एक जीन को रिप्लेस करते हैं जीन ऑफ इंटरेस्ट से, ठीक है, तो अगर जो पहले जीन था वो एक्सप्रेस मतलब वो जो उसका डिज़ायर प्रोडक्ट है वो नहीं मिल रहा है हमें, तो इससे हमें पता चलता है कि हमारा जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो एक्सप्रेस हुआ है कि नहीं हुआ है.
Sorry beta, I think this is not right way. It doesn't deal with your gene of interest, rather it doesn't with the expression of the respective marker. कौन से वेक्टर हमें अलाउ करते हैं, चॉइस देते हैं इंसर्शन एक्टिवेशन और इनएक्टिवेशन की? सॉरी सर, आवाज नहीं आ रही है आपकी। मैंने कहा कौन से वेक्टर्स हैं जो हमें अलाउ करते हैं इंसर्शन एक्टिवेशन एज वेल एज इनएक्टिवेशन? अब आवाज आ रही है? जी हारिस। अच्छा, मैंने कहा कौन से वेक्टर्स हैं जिनमें फ्लेक्सिबिलिटी है दैट वी कैन चूज द फिनोमेना ऑफ इंसर्शन एक्टिवेशन एज वेल एज इनएक्टिवेशन। आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे। जी सर अभी आवाज आ रही है? हाँ अब आ रही है। सर ये वायरस बेस्ड वेक्टर जो है ये हमें ये एक फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है कि जीन एक्टिवेशन और इनएक्टिवेशन दोनों फिनोमेना जो है हम स्टडी कर ले। वायरल बेस्ड वेक्टर्स? यस सर। जी अव्वल जरा इन्हें बताएं क्या ये कह रहे हैं। सर अभी आपने बताया PBR 322 अलाउ करता है, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी और है। सर ये PBR ये वायरल बेस्ड वेक्टर है। एक मिनट बेटा पहले सर ये सुने, आपने PBR कहा इसने कहा 322 वायरल बेस्ड वेक्टर्स। नो सर ये प्लाज्मिड वेक्टर है। और बेटा मैंने क्लियरली कहा था कि पहले आप अंडरस्टैंड करें बेस्ड ऑन प्लाज्मिड वेक्टर्स। तो वायरल वेक्टर में कौन सा मार्कर एक्टिव होता है भाई? चले कौन सा वायरल वेक्टर आपने पढ़ा, जरा एक्सप्लेन करें। जी हारिस। जी सर। चले सलमान जरा बेटा आप इसको ना करेक्ट करें, ये थोड़ा सा बताएं इन्होंने क्या बताया ब्रीफली। क्या मेरा क्वेश्चन था, इन्होंने क्या आंसर दिया है और क्या होना चाहिए? सलमान आर यू लिसनिंग? चले राबिया, राबिया रज़ाक आर यू लिसनिंग? हेलो इज़ा खलील। I'm listening. अच्छा ये हारिस ने क्या मुझे बताया, मैंने क्या क्वेश्चन किया था, थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे? सर वो वेक्टर उसको सर आपने पूछा था कि इंसर्शनल एक्टिवेशन जी जी कौन से वेक्टर अलाउ करते हैं, यही पूछा था ना जी। सर PBR 322। और सर मैंने जो वेक्टर लिया है वो है जो अपने उसके लिए लिया था फास्टर जीन एक्सपीरियंस PFL 61। अच्छा और सर क्या बताऊं सर इसमें? चलें आप अपने वेक्टर के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं थोड़ा सा शेयर करें क्लास के साथ। सर इसके जो सेलेक्टेबल मार्कर्स हैं वो एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस और रिपोर्टर जीन URA3। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है BAMH1 PG3 और CLA1। ठीक है, और इसकी कैपेसिटी क्या है? सर यही लिखा मैंने, और इसका 5.425। यस सर।
यही Sorry? सब लिखा है मैंने अपने असाइनमेंट में। Good. सर आपको आवाज नहीं आ रही? आवाज आ रही है, थोड़ा सा रिपीट करें। लास्ट मुझे समझ नहीं आई कि आप कहना चाह रहे थे। सर हमने जब क्लोनिंग वेक्टर चूज करना होता है तो 4 चीजें यूज करनी होती है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, क्लोनिंग साइट, सेलेक्टेबल मार्कर्स और रिपोर्टेड जीन। तो ठीक है, मेरा क्लोनिंग वेक्टर है PFL61, जीन मेरी ATP9 है ठीक और है, इसके लिए मैंने ये वेक्टर चूज किया। और मार्कर जो एंड ड्रग रेजिस्टेंस मार्कर है वो एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस है और रिपोर्टेड जीन है URA3। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स जो है वो BAM-H1, BG3, Cl, A1 और P3, मैंने यही लिखी है। ठीक है, good. ठीक है सर। ये सर जी समरा। जी सर, एक तो अकोमोडेटिंग कैपेसिटी होती है पूरे वेक्टर की और एक होती है रिस्ट्रिक्शन साइट की। रेस्ट्रिक्शन साइट्स की कैपेसिटी होती है। यस सर, उसके सामने वो लिखा होता है ना, उसके बेस पेयर्स लिखे होते हैं कि इसके अंदर अगर हम इसको रिस्ट्रिक्ट करेंगे तो इतने बेस पेयर का फ्रेगमेंट आएगा। अच्छा, नहीं, अकोमोडेशन कैपेसिटी तो आपके पूरे वेक्टर की है ना। वो तो साइट है कि वहां पे जब आप इंसर्ट करेंगे तो पूरे कंस्ट्रक्ट में से उसका कितना जो है वो आता है, उसका बैंड साइज, उसका फ्रेगमेंट कितना सेट हो सकता है। सर यही पूछ रही हूँ ना कि हम लोग मतलब अपने फ्रेगमेंट के बेस पेयर्स देखेंगे और रिस्ट्रिक्शन साइट के बेस पेयर्स देखेंगे तो उसको फिर देख के फिर उसके अंदर इंसर्शन करेंगे ना, कि उससे देखें, कम होना चाहिए। रेस्ट्रिक्शन साइड के बेस पेयर तो नहीं देखेंगे। रेस्ट्रिक्शन साइड तो आप वो देखेंगे कि जो आपकी इंटरनल कटिंग ना हो, सिर्फ राइट हैंड और लेफ्ट हैंड पे वेक्टर में हो, और वो आपने जीन में आप खुद कस्टमाइज करेंगे, ऐड करेंगे। सर फॉर एग्जांपल अब मेरा एक फ्रेगमेंट है वो 500 बेस पेयर्स का है और जी वो जी, मैंने इंसर्ट करना है, हाँ हाँ, और मेरी रिस्ट्रिक्शन साइट के आगे जो बेस पेयर्स लिखे हुए हैं वो है 750। ठीक है। तो मेरे जो फ्रेगमेंट है उसका साइज कम है 750 से। नहीं नहीं बेटा, ये तो कौन सा सर उसमें फ्रेगमेंट, अच्छा रेस्ट्रिक्शन साइड की पोजीशन शायद चेंज है। सर आपने देखा सर होगा वो तो रिस्ट्रिक्शन रिस्ट्रिक्शन साइट्स साइट के आगे मेन बेस होती है। पेयर्स होते हैं, लिखे होते हैं कि कितने इसके बेस। इसमें इतने बेस पेयर का फ्रेगमेंट इंसर्ट हो सकता है। हम्म। तो सर मैं उसका पूछ रही चलिए, हूँ, सर आई अच्छा, एक तो थिंक ये बात ठीक है, थोड़ी सपोज इसलिए के कॉम्प्लिकेट आपकी, हो गई है क्योंकि अभी आपने हमें फ्रेगमेंट्स बना के इंसर्ट करने के लिए नहीं कहा था, हम लोगों ने ओवरऑल ही देखना था जो कैपेसिटी थी प्लाज्मेट की। जी ये जी, शायद उसके बाद की बात कर रही हैं, जब हम क्लोनिंग एक्चुअली स्टार्ट करते हैं तो फिर हम जो है वो कट करके और ऐड करेंगे, तो वो चीज़ तो अभी हम लोगों ने उस तरह से स्टडी ही नहीं की। सर देखें बेटा, बेसिकली ये तो आपका लाइगेशन वाला प्रोसेस है ना, तो लाइगेशन तक तो अभी बात ही नहीं, अभी हम सिर्फ वेक्टर सेलेक्ट कर रहे हैं और वेक्टर की और जो है उसकी वो सारा हाँ कुछ देख रहे हैं। प्रॉपर्टीज देख रहे हैं हम। जी बेटा, वेक्टर भी जब आपने, शी इज राइट कि वो कह रही है कि उसके आगे फ्रेगमेंट साइज दिया होता है। आई डोंट नो कि वो किस तरह से इंटरप्रेट कर रहे हैं। अगर आपका सपोज जीन साइज है 1.5 kb और एक ऐसा वेक्टर है जो अप टू 3 kb वो ले सकता है, तो यू कैन यूज दैट वेक्टर फॉर 1.5 kb। ठीक है, अब वेरी सिंपल कि आपने 1.5 kb को क्लोन करना है तो वेक्टर तो लीनियर है ना। आप एक उसके राइट एंड से लेंगे जो 3 प्राइम एंड होगा और दूसरा लेफ्ट एंड जो कि 5 प्राइम एंड होगा। सपोज आप 3 प्राइम एंड पे इक्वल 1 चूज करते हैं और लेफ्ट प्राइम एंड पे भी आप बैम H1 चूज करते हैं, और सेम आपकी जो उसी एंजाइम की रेस्ट्रिक्शन साइट्स जो हैं दैट यू हैव इंक्लूडेड इन योर जीन ऑफ इंटरेस्ट। तो आप वो चूंकि लीनियर एक चीज है और आप लीनियर के साथ जितना फ्रेगमेंट लें उसकी कैपेसिटी तो ज्यादा है, लेकिन वो उसको ऑटोमेटिकली उतने को लाइगेट कर लेगा, उसको उसमें इंसर्ट कर लेगा। वेरी सिंपल। सही है सर, मुझे जी समझ आ सर। गया, मतलब वो बड़ा भी हो तो कोई मसला नहीं है। हाँ, कोई इशू नहीं है क्योंकि वेक्टर आपका लीनियर है। ये उस फॉर्म में आपकी वो रेस्ट्रिक्शन साइट बेस्ड कैपेसिटी है। आई डोंट नो आप उसको किस तरह से देख रहे हैं, या तो उसकी विद रेफरेंस टू, फॉर एग्जांपल एक साइड पे आप इको R1 चूज करते हैं, दूसरी साइड पे आप बैम H1 चूज करते हैं। ठीक है, तो वो नंबर यस ऑफ सर। बेस पेयर्स में, आई मीन नॉट मोर देन 10 और 20 बेस पेयर जो रेस्ट्रिक्शन साइट्स अवे होती है ना, उतना ही जी आपके सर। फ्रेगमेंट साइज पे फर्क पड़ेगा। रिगार्डिंग कि आप जब आप क्लोन कर लेते हैं इस बेस पे, नेक्स्ट आप उसको एपी पे अपने वेक्टर के साथ लाइगेट करके देखेंगे और रेस्ट्रिक्ट करेंगे, तो देन यू विल गेट 2 बैंड्स।
उसमें एक ऐसा वेक्टर का होगा और दूसरा जो है आपका होल इंटैक्ट आपका जितने साइज का जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो आएगा। ठीक है सर। ठीक है, चलें बाकी बच्चे ये आप लोग काम नहीं कर रहे। सर आपने जो हमें कल टास्क दिया ना तो उसमें आपने हमसे ये भी पूछा हुआ है कि ओरिजिन भी बताना है ना, तो हमने ये बताना है कि उसका जो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है वो कहाँ से डिराइव हुआ है। नहीं बेटा, दो चीजें हैं, एक ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन ORF तो उसकी फीचर है ना, यस उसका सर। ओरिजिन यानी पहले वर्जन कौन सा था, जैसे PBR322 है, ठीक है, तो यस अब सर। उसका ओरिजिनेटेड वर्जन वो है और आप लेटेस्ट वर्जन कौन सा यूज कर रहे हैं आप, सही है सर। ठीक है, वो सर ये ऐसे है ना origin- कि पहले जो पक 19 का था तो अभी आजकल पक 18 चल रहा है और इस तरह की, लाइक जी आप इस जी तरह जी पूछ रहे हैं। एग्जैक्टली, उसका यस उसका कौन सा वर्जन ओरिजिनेट हुआ था और लेटेस्ट वर्जन कौन सा अवेलेबल है। और हम ये बता सकते हैं कि मतलब उस लेटेस्ट वर्जन की क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, लाइक एग्जैक्टली दिस। कौन कौन से चेंजेस हुए, जिस तरह मैंने आपको हिस्ट्री पढ़ाई थी ऑफ PBR322, जी जी ठीक है सर, ठीक हो गया। दैट एग्जांपल। एक्सक्यूज मी सर। जी सर ये जो वेक्टर्स में हम डिफरेंशिएशन करेंगे, मतलब डिफरेंट हम रिलेट करेंगे 8 to 10 प्लाज्मिक वेक्टर हम देखेंगे, उनकी सर हम किस बेसिस पर देखेंगे, मतलब उनकी डिफरेंस कैसे करेंगे सर, इसकी ज़रा समझा दें। उसको डिफरेंशिएट कैसे करेंगे। जी जी सर। देखें आपने वेक्टर चूज करना है ना फॉर योर ओन, ये मैंने क्या टास्क दिया था, आपने जीन ऑफ इंटरेस्ट की बेस पे ही आप लेके चलेंगे ना, जी जी सर बिल्कुल। यस सर। ठीक है, और वेक्टर सेलेक्ट आप कैसे करेंगे, कौन कौन सा क्राइटेरिया है वेक्टर सिलेक्शन का। नंबर 1 इज द इट्स अकोमोडेशन कैपेसिटी, जी सेकंड सर। जो है वो क्या है उसमें सिलेक्शन मार्कर्स जी जी। which are also linked with the cloning sites, and when we link the selection markers with the presence location of cloning sites, then there comes a phenomena of insertional activation or inactivation। तो ये तीन पैरामीटर्स हैं जिसकी बेस पे आपने इसको कंपेयर करना है, और उसमें मैंने एम्फसाइज ज्यादा जो किया था वो मार्कर बेस था। इज इट सो यस सर। लास्ट टाइम यस सर। यस क्या सर, पहले आपने हमें सारा सर दो चीज़ें नंबर, बताई थी। आपने कहा था कि हमने मार्कर्स देखने हैं उनके, और फिर हमने ये देखना है कि इफ दे अलाउ इंसर्शनल इनएक्टिवेशन या फिर इंसर्शनल हाँ एक्टिवेशन। है या नहीं है, विच इज लिंक्ड विद द लोकेशन ऑफ क्लोनिंग साइट्स। तो बेसिकली ये जी तीन सर। चार चीजें हैं जिसके बेस पे आप वो देखेंगे और उनको कंपेयर करेंगे। तो कितने वेक्टर्स आप लोगों को मिले हैं और कितने लोगों ने अब तक उसको स्टार्ट किया है। सर मैंने क्या था, मेरी जी के अभी लिए मैंने जो कंपैटिबल वेक्टर्स 15 मिले हैं, और उन सर 15 में वेक्टर्स से तो जो बहुत मोस्ट सारे हैं सर, कंपैटिबल हैं वो इस पे हर एक शो हो जाता है सर। सर मुझे 2 मिले हैं अपने जीन के रिलेटेड। अच्छा ठीक है, तो सर आपके हम पास ढूंढते हैं और फिर तलहा उसके जो, बाद और मिलते जाते हैं। सॉरी बेटा तलहा, आपके पास जितने वेक्टर्स हैं आपने सिर्फ उसमें से सिलेक्टिव 6 to 8 करने हैं ओके सर। जो प्लाज्मिड बेस हों, ओके सर। ठीक है। सर हमने वेक्टर 6 वो चूज करना है जिसका हम कह सकें कि हम इसमें से कोई एक बेस्ट हमारी जीन के लिए होगा। नहीं, फिलहाल तो आप कंपैरिजन कर रहे हैं ना, ठीक है, उसके बाद यस सर। कोई एक बेस्ट होगा या हो सकता है जो वो 6 के 6 हैं दैट कुड बी यूज्ड, यस सर। ठीक है, और अब उनमें से आपकी चॉइस क्या होगी, किस बेस पे होगी, ठीक है, वो एक नेक्स्ट क्वेश्चन है। फिलहाल तो आप सर कंपैरिजन, बेसिकली ये है कि बस आपको अभी देखना है कितने मतलब आपके उस कंपैरिजन में चल रहे हैं, कैसे वो काम कर रहे हैं एंड ऑल, और फिर उसके बीच में से जो आपका एक होगा ताकि आपको बाद में प्रॉब्लमेटिक हाँ ना हो। सो आप बिल्कुल, एक को सिलेक्ट करेंगे एंड देन उसके मुताबिक आप आगे, क्योंकि आगे हमें और भी स्टेप्स करने हैं ना। सो ये यस बेस्ट वाला देख के तो फिर हमने मजीद आगे करना है। यस, एक्चुअली जब भी हमने क्लोनिंग करनी है तो हमारे पास चीजें जो है ABC प्लान होता है कि हमारे पास, यानी यस कि सर। दिस पॉसिबिलिटी कुड बी यूज सेकंड, किसी भी टेक्नोलॉजी में यू हैव टू आई मीन सॉर्ट आउट फॉर द अल्टरनेट सोर्सेज, कि अगर एक सोर्स पे एज ए रॉ मटेरियल आप चीज़ों को यूज कर रहे हैं ना, कहीं आगे प्रॉब्लम होता है तो उसके बाद आप स्किप कर सकते हैं दूसरे पे, यू मस्ट हैव एन अल्टरनेट ऑप्शन।
अच्छा सर, अभी तो सारा हमारा यस ये सर। थ्योरेटिकली चल रहा है ना, तो थ्योरेटिकली हमें मतलब कैसे आइडिया होगा? ठीक है, हमने 8-10 अपने कंपैटिबल कर लिए फर्ज करें, तो हमें फिर थ्योरेटिकली कैसे हम लाइक इस चीज को कर सकते हैं कि हमारे लिए ये बेहतर है और ये बेहतर है, जस्ट इस बेस पे कि वो उन्होंने दिया हुआ है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह? जी बेटा, कंप्लीटली कैरेक्टरिस्टिक्स के बेस पे ही होगा ना। ठीक हो गया। ठीक है, अभी आपके पास कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी, ये चीजों जी। को तो क्लोनिंग में आपने जो प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करना है वो थ्योरेटिकल बेसिस पे ही करना है। फॉर एग्जांपल, आपके फॉल्स ट्रांसफॉर्मेट्स आ रहे हैं, ट्रू ट्रांसफॉर्मेट्स नहीं आ रहे। जी सर। दैट केस व्हाट विल यू डू, आप यही अपना वेक्टर जो आपने चूज किया है वो लेंगे, और जो आपने एपीई पे एक अपना कंस्ट्रक्ट बनाया होगा, आप उसी को अपने जी सामने रख के इंटरप्रेट करेंगे कि ये चीज है तो ये पॉसिबिलिटी है, ये चीज है तो ये पॉसिबिलिटी है। ठीक है, तो वो जो आपकी प्रिडिक्टेड रिजल्ट्स होंगे उन्हीं को आप वैलिडेट करेंगे लैब में। जी सर, ठीक हो गया। वो जो मशीन है या जो इक्विपमेंट है या बाकी जो आपका एक्सपेरिमेंट के जिसके फॉर एग्जांपल ट्रांसफॉर्मेंट्स की आपकी 5 कॉलोनीज है लेकिन कॉलोन एक में नहीं है, तो ट्रांसफॉर्मेंट तो नहीं बोलेगा ना कि क्या रीजन है। यू जी हैव जी सी योर ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ द क्लोनिंग कि आपने क्या चीज डाली। हो सकता है मार्कर जो आपने चूज किया हो वो सही प्रॉपर काम ना कर रहा हो, उसमें कोई प्रॉब्लम हो सकती है। लाइक दिस। सर जी सर आई हैव अ क्वेश्चन। यस। सर, मार्कर्स और टैग्स में क्या डिफरेंस है, और हम जब टैग जिसमें अवेलेबल होता है तो क्या हम उस वेक्टर को ऑप्ट करेंगे? जी बेटा, मार्कर और टैग में क्या डिफरेंस है? At this stage, I think you are mixing these two things. Basically, these are the same things, markers and tags. But usually at this stage, uh, most of the scientists, researchers, or students especially, they consider that drug resistance is the only marker. Yesterday, I told you that there are 3 types of markers. Okay, your tag could be a reporter marker. For example, in case of protein purification, we tag it with a his tag. ओके जो स्पेसिफिक एक्सप्रेशन को डिफरेंशिएट करता है। सिमिलरली योर टैगिंग मार्कर कुड बी फ्लोरेसेंट प्रोटीन जीएफपी, तो दैट इज अ रिपोर्टर मार्कर। सर ओके, सॉरी, यू गॉट द पॉइंट? किनका क्वेश्चन था? कमल? यस सर, इट वाज माय क्वेश्चन। सर मुझे पार्शली ये समझ आया है, लेकिन कंप्लीटली मैं इसको बाद में देखिए देख बेटा, लूंगी। टैग जो है, टैग इज आल्सो अ मार्कर, बट द टैग could be a type of reporter marker, okay, which could not be detected phenotypically, but to detect its expression we need some, I mean, advanced technique like plate reader or like protein purification, etc. Can you give an example of Okay, tag? sir. Which tagging, about which tag you are talking? Usually तो GFP tag use होता है या his tag for protein purpose. Yes, sir. ठीक है, या फिर ल्यूसीफरेज जीन है या गस मार्कर है। Yes, sir. तो इस टाइप का आपने पढ़ा है टैग के नाम से? Yes, sir. मैंने लूसीफरेज पढ़ा था और जीएफपी, दोनों ये एक वेक्टर में देख रही थी। मार्कर्स जो मैंने आपको कल बताया था, these are the reporter markers. Okay, sir. ठीक है, आप बेटा देखें ना चीजों को, ये चीज मैं कल बता चुका हूँ ना, रिपोर्टर मार्कर्स। Yes, sir. वो मार्कर्स मैंने अंडरस्टैंड कर लिए थे थोड़े से, टैग और इसमें कंफ्यूजन हो रही थी। उस चीज को जब आपने सर्च किया टू मेक अ कंस्ट्रक्ट, तो वो चीज आपको, यानी बेशक वो माइंड में थी, हालांकि रिकॉर्डिंग भी आपके पास है, तो फिर भी कंफ्यूजन होगी। तो बेटा ये डिफरेंस है जो आप बड़ा इंसिस्ट करते हैं ना कि 4 चीजें हमें बता दें और फिर उसी में से पेपर पूछ लिया जाए। ठीक है, तो डिफरेंस है ना, आपका लेवल बेहतर हो रहा है प्रोवाइडेड यू आर टेकिंग इंटरेस्ट, जो कि बहुत ही फ्यू स्टूडेंट ले रहे हैं अनफॉर्चुनेटली। एक्सक्यूज मी सर। जी सर ये मैंने SHR प्रोटीन के लिए, हीम बाइंडिंग के लिए सर मैंने MPK10 वाला सेलेक्ट किया सर। उसमें रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो है XBAI सर, वो वाला जो प्लाज्मिक फैक्टर है उसमें प्रोमोटर भी है, ओरिजिन भी है सर, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। लेकिन सर मैंने एड जीन से सर मैंने उसके लिए सर्च कर लिया है ये जो मार्कर्स है जो एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट है सर, लेकिन सर वो मिल नहीं रहे, मतलब वहाँ पर ये MPK10 के लिए पॉसिबल मतलब नहीं मिल रहे। तो सर आप मार्कर को वही नाम दे रहे हो ना कि एम्पिसिलिन। जी, एम्पिसिलिन है, दैट इज अ ड्रग रेजिस्टेंस मार्कर। देयर आर अदर रेजिस्टेंस। जी जी सर, ठीक है जी सर। और आप एक एक्सप्रेशन स्टडी करने के लिए ऐसा कॉम्प्लेक्स वेक्टर चूज कर रहे हो जिसमें प्रमोटर भी मौजूद,
Is it universal promoter? I mean, you don't need to optimize the promoter for your gene of interest. वो ऑलरेडी बिल्ट है उस वेक्टर में. ये MPK10 में सर? यस. यस सर, इसमें प्रोमोटर है सर. अच्छा, तो वो कौन सा प्रमोटर है? इज इट यूनिवर्सल? सेकेंडरी जब प्रमोटर उस पे आप देखें क्या यूनिवर्सल है, इंड्यूसिबल है, कॉन्स्टिट्यूटिव है, उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? जी सर. सर उसकी बेसिस पर फिर ये वाला जो मार्कर प्रमोटर को अब इंक्लूड नहीं किया. अब आपका क्वेश्चन है तो आप प्रमोटर की उसकी कंप्लीट वो पंफलेट पढ़ें, लीफलेट, उसमें देखें कि क्या ये इंड्यूसिबल है, कॉन्स्टिट्यूटिव है, यूनिवर्सल है, और इट नीड टू बी ऑप्टिमाइज्ड. जी सर. स्पेशली विद स्टार्ट कोडॉन एंड एंड कोडॉन उसमें प्रेजेंट है. टर्मिनेटर भी है अगर प्रमोटर है. जी सर, टर्मिनेटर भी है सर, उसमें स्टार्ट स्टॉप कोडॉन भी है सर. योर जीन ऑफ इंटरेस्ट, पहली बात तो ये है जिसमें प्रमोटर होगा. ठीक है. सेकंड आपका क्वेश्चन था रिगार्डिंग मार्कर्स, जिस पे मैं आपको ये एक्टिवेट करवा रहा हूँ. ठीक है, मेन फोकस मेरा मार्कर्स पे है. अब मार्कर्स प्लीज मेक इट क्लियर कि मार्कर्स ओनली जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस है, एम्पिसिलिन, कैनामाइसिन, क्लोरोफेनिकॉल, टीसी, टेट्रासाइक्लिन एक्स्ट्रा, these are only drug resistance markers. जी सर. और antibiotic resistance markers. There are some other markers जो कि as a tag use हो सकते हैं, जिसमें proteins हैं, GFP है, green fluorescent protein, yellow red fluorescent protein है, yellow fluorescent protein है. ठीक है, leucine gene है. इसी तरह सर मैं ये पूछना चाह रहा था कि मतलब इसके लिए ये मार्कर्स के लिए अगर वो वाले ड्रग रेजिस्टेंट अवेलेबल नहीं है, बाकी अवेलेबल है, तो मतलब ये फिर सूटेबल है, मतलब इसके लिए फिर मैं अपना प्लाज्मिड वेक्टर चेंज ना करूं, इसी पर मतलब वो करूं? नहीं, डेफिनेटली आप देखें उसमें वो वेक्टर है, वो उसको आप जी सर कौन सा उसका वो क्या कहते हैं, उसमें मार्कर कौन सा है. ठीक है, फिर जब आपके पास 4-5 कंपैरिजन में आएंगे ना, तो देन यू विल बी एबल टू चूज द वेक्टर. डेफिनेटली आप पहले सिंपल चीज करेंगे ना. और फॉर एग्जांपल उसमें ल्यूसीफरेज जीन है एज ए मार्कर. जी GFP आप प्लेट पे तो नहीं डिटेक्ट कर सकते. यू नीड अदर हाई टेक इक्विपमेंट टू चेक आइदर इट इज बीइंग एक्सप्रेस्ड और नॉट, वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा. वर्सेस अगर आपके पास ड्रग रेजिस्टेंट या ससेप्टिबल है, तो आप एक सिंपल प्लेट ऐसे पे डिटेक्ट कर सकते हैं. तो फिर ये उसको उसके चूज करने पे और उन चीजों पे ये आपको पता चलेगा. ठीक है सर? ओके सर, थैंक यू. जी समरा. सर आपने ये जो क्वेश्चन की सर? जी बेटा. सर जैसे अभी आपने क्वेश्चन किया है कौन कौन से वेक्टर्स हमें इंसर्शनल इनएक्टिवेशन अलाउ करते हैं, तो सर हम ऐसी किसी का नाम भी तो नहीं ले सकते ना. हमें तो पहले देखना होगा कि हमारी जो रिस्ट्रिक्शन साइट्स है उस पर डिपेंड करता है कि ये अलाउ कर रहा है या नहीं कर रहा. देखिए बेटा, कुछ ऐसे वेक्टर्स हैं जिसमें आपको ऑप्शनल है. फॉर एग्जांपल PBR322. ठीक है, उसमें आपकी चॉइस है कि आप कौन से ड्रग को इंसर्शनली एक्टिव करेंगे. लाइक उसमें दो ये एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन. ठीक है, सपोज एम्पिसिलिन को आप इंसर्शनली एक्टिव रख सकते हैं, उसमें रेजिस्टिविटी आएगी, और टेट्रासाइक्लिन को आप इनएक्टिव कर सकते हैं. वर्सेस PAK19 है. अब इसकी जो फीचर्स होंगी तो इसमें आप यही लिखेंगे कि इट अलाउज द फ्लेक्सिबिलिटी टू कीप एक्टिव द वन मार्कर एंड इनएक्टिव अदर मार्कर. जी सर. ठीक है, जबकि आपके पास PAK सीरीज का वेक्टर है जिसमें LAC-Z एक्टिविटी है, तो LAC-Z में तो इटसेल्फ वो भी इंसर्शनल इनएक्टिवेशन है ना, लेकिन उसमें वो बिल्ट इन इंसर्शनल इनएक्टिवेशन है. आई मीन आपकी चॉइस नहीं है कि आप LAC-Z को अपने ट्रांसफॉर्मेट्स में जो है वो एक्टिव करें अपॉन इंसर्शन ऑफ योर GOI. वो बिल्ट इन उसमें इंसर्शनल इनएक्टिवेशन है कि आपका जो रिकम्बिनेंट है वो वाइट कॉलोनी होगी. समझ आ गई? तो जब आप PAK वेक्टर की सपोज कैरेक्टरिस्टिक्स लिखते हैं तो उसमें आप ये लिखेंगे कि इंसर्शनल इनएक्टिवेशन इसमें होती है, फिनोमेना अकर है और वो बिल्ट इन है. जबकि PBR322 को आप लिखेंगे तो आप ये लिखेंगे इसमें इंसर्शनल इनएक्टिवेशन होती है एंड नीड टू बी कस्टमाइज एट आवर ओन चॉइस, या कुड बी कस्टमाइज्ड एज पर चॉइस. ठीक है सर. इज इट क्लियर? यस सर. सर इसके लिए एक ये भी है ना कि अगर हम देख रहे हैं तो हम लोगों का काम भी देख सकते हैं.
रिसर्च वर्क भी, उसमें से भी हमें काफ़ी हेल्प हो सकती है कि लाइक ये देखने के लिए ना कि वो वेक्टर काम कर रहा है कैसे कर रहा है। बहुत सारे रिसर्च के पेपर्स भी हैं अवेलेबल जी बेटा, आपके अभी वेक्टर से रिलेटेड। यस, इससे पहले तो आपको वो उसको समझने के लिए ये चार टर्म्स जो है ना, ये कोर्स मतलब पता होना चाहिए कि किस तरह से है, क्योंकि जब रिसर्च आर्टिकल में तो ये चीज़ें नहीं लिखी होती ना क्लोनिंग की, जो भी हैं जो आप तक आप पढ़ के आए हैं, ठीक है, जी जी सर। सिलेक्शन, ठीक है, उसके लिए थोड़ा सा एडवांस नॉलेज चाहिए। तो डेफिनेटली यस जब सर। आप इस स्टेप को इस तरह से, जिस वे में मैं चाह रहा हूँ कि ये आप तक इनकारपोरेट हो जाए और आप लोग कोऑपरेट करें, जो कि अब तक सिर्फ ये 4-5 लोग ही कर रहे हैं और ये सबके सामने है, सर ठीक है, सब लोग साइलेंट है ना, तो इट मीन्स के उनको या तो सब कुछ आता है या फिर वो आराम से लॉग इन हुए हुए हैं और साइड पे बैठे हैं, कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो इस बेस पे इंशाल्लाह यू विल फील द डिफरेंस, ठीक है, कि आपको जो है ना इंशाल्लाह इसकी समझ आएगी। सिर्फ समझ नहीं आएगी, यू विल बी एबल टू आई मीन कस्टमाइज योर वेक्टर एंड यू विल ट्रबल शूट योर क्लोनिंग प्रोसीजर्स। जी इरम, कुछ कहना चाह रहे थे आप? जी सर, सर ये जो हमारा ट्रांसफॉर्म रिकम्बिनेंट वेक्टर होता है जो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट कैरी करता है, तो यस उसमें सर जो हमारा हम अगर इंसर्ट कर देते हैं जीन ऑफ इंटरेस्ट को टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट रीजन में BAM-H1 को यूज करते हुए, तो फिर हमारा अगर जीन ऑफ इंटरेस्ट उसमें प्रॉपरली इंटीग्रेटेड हो जाता है तो फिर वो टेट्रासाइक्लिन जो रेजिस्टेंट जीन है वो फंक्शन नहीं परफॉर्म कर पाता और फिर हम इसे इंसर्शनल इनएक्टिवेशन कहते हैं। तो अब वो वेक्टर है जिसमें दो जो मार्कर प्रेजेंट हैं, एक तो एम्पिसिलिन है और टेट्रासाइक्लिन है। जी तो जी फिर जो हमारा इंसर्ट होगा वो एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट मीडियम में जो है वो ग्रो करेगा। तो सर क्या इसमें दोनों यूज हो रही हैं इंसर्शनल एक्टिवेशन एंड इनएक्टिवेशन, या जैसे कि पक सीरीज में यूज हो रहा है, या फिर इसमें सिर्फ इनएक्टिवेशन ही यूज हो रही है, तो दूसरा जो रीजन है हमारा एम्पिसिलिन वाला तो वो ऑटोमेटिकली एक्टिव होगा? जी बेटा, गुड क्वेश्चन। यही चीज तो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि PBR322 वेक्टर में ऐसा है ना कि एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन, तो इस केस में एम्पिसिलिन जो मार्कर है जी सर। उसको आपने इंसर्टली एक्टिव रखा है और टेट्रासाइक्लिन को आपने इनएक्टिव कर दिया है। अब आपका जो रिकम्बिनेंट होगा वो एम्पिसिलिन को रेजिस्ट करेगा और टेट्रासाइक्लिन के अगेंस्ट उसकी सेंसिटिविटी होगी। जी सर। ओके सर। ठीक है, क्लियर? जी सर। सर ये टेट्रासाइक्लिन और एम्पिसिलिन का, तो इसमें से कोई एक हम अपनी चॉइस का कर सकते हैं इनएक्टिवेशन? जी जी, PBR322 में आपकी चॉइस है कि आप एक यस सर। यूजली ऐसा होता है कि ये जो वेक्टर्स है ना, एक में एक वेक्टर को इंसर्टली एक्टिव रखते हैं, दूसरे को इनएक्टिव रखते हैं। यस सर। सर मैंने सर अपने जीन ये के पास 19 चूज किया था, तो उसमें लेक्सी है, वो तो बिल्ट इन आपने बताया क्या है, तो इसमें फिर हमें चॉइस तो नहीं है इसके अलावा? हाँ, कुछ में तो बिल्ट इन होता है ना, उसमें नहीं चॉइस। PBR322 में आपकी चॉइस है और उसमें तो बिल्ट इन है। उसमें भी फिनोमेना यही है कि जो लेग सी मार्कर है वो बेसिकली इट इज आई मीन गोइंग टू अलाउ यू इंसर्शनली इनएक्टिवेशन, ठीक है, कि वो जब आपका यस जीन सर। लाइगेट करेगा तो वो उसकी एबिलिटी को डिस्टर्ब कर देगा, जिसकी वजह से द ट्रांसफॉर्मेंट्स विल बी अनएबल टू प्रोड्यूस द ब्लू कलर। और जो दूसरा साथ मार्कर है यस सर। जब एम्पिसिलिन, वो तो रेजिस्टिविटी शो करेगा। यस सर। ठीक है, यस सर, समझ गया। सर ये तो मीडिया पे भी डिपेंड करेगा ना कि हम एगर के साथ जो है वो कौन सी एंटीबायोटिक यूज कर रहे हैं, या फिर सर इसके लिए मीडिया में भी एम्पिसिलिन ही यूज करेंगे? तो सर मुझे अफसा लग रहा है बेटा, कि मीडिया में सर मीडिया में अफसा एंड गनवा बेटा, ये हम सिलेक्शन में पढ़ेंगे, ठीक है। फिलहाल यस सर। यस सर, अभी जब तो ये बात ही नहीं आई है ना। इस स्टेज पे इतना ही यस याद सर। रखें, ठीक है, कि आपका जो है वो मार्कर, आपका जो ट्रांसफॉर्मेंट है दैट विल बी रेजिस्टेंस टू दैट मार्कर और ससेप्टिबल इन केस ऑफ ड्रग रेजिस्टिविटी। सर एक्चुअली आपने कल जो वो ब्लू वाइट सिलेक्शन की बात की थी तो उसको मैं थॉरली पढ़ रही थी, तो उसमें उन्होंने मीडिया में जो है यस एगर के सर, साथ ब्लू वाइट एक्सगाल, हाँ एक्सगाल उन्होंने ऐड किया हुआ था, तो उससे फिर मुझे वो हुआ कि PBR322 में भी तो उन्होंने एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन ऐड किया था, तो सर उससे रिलेटेड मैंने बात की।
नहीं बेटा, वो सिलेक्शन है ना, जब सिलेक्शन पढ़ेंगे तो दैट विल बी क्लियर। फिलहाल तो आप मार्कर उसके अकॉर्डिंगली चूज कर रहे हैं, और सिर्फ इतना आप देख लें कि आपके जो ट्रांसफॉर्मेंट हैं दैट विल बी रेजिस्टेंट और दैट विल बी ससेप्टिबल। susceptible. Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. यस सर। चलें, अब बेटा नेक्स्ट जो आज का था, ये तो होपफुली इस तरह से आप इंटरेक्ट करेंगे तो चीज़ें सारी की सारी क्लियर होंगी। अब बताएं मैं क्या कर सकता हूँ, जो लोग खामोश हैं उनके बारे में क्या अज्यूम करूँ? कि काम तो वो भी कर रहे हैं या तो फिर सर ड्यू टू सम असाइनमेंट मैंने आज वाला टास्क नहीं किया, मैं इंशाल्लाह रात में परफॉर्म कर लूंगी। गुड, इसलिए आप बोले नहीं हो। जी सर। एक तो कंक्लूड ये किया जा सकता है कि जो नहीं इस तरह कर रहे हैं उनका कोई प्रॉब्लम है, वो काम नहीं करके आ रहे साथ साथ, ठीक है। तो मेरा ख्याल है मेजॉरिटी यही है। और दूसरा कंक्लूजन ये है कि दे आर अनेबल टू डिस्कस, कि काम कर लिया लेकिन वो दे फील शाय, वो थोड़ा देखते हैं कि पता नहीं ठीक होगा या गलत होगा। तो बेटा ये हमारा जो फोरम है ये जस्ट एक इंटरेक्शन का फोरम है और चीज़ों को क्लियर करने का है, इट इज़ नॉट एन एग्जाम। तो आप उसमें बेशक गलत भी आपकी अंडरस्टैंडिंग है किसी चीज़ के बारे में, लेकिन आप उसे शेयर करें, आप कहेंगे तो उसे मैं करेक्ट करूंगा ना, ठीक है। लेकिन मेजॉरिटी जो है वो बच्चे मेरा ख्याल है वो टाइम स्पेयर नहीं कर पा रहे, या इसको लाइट ले रहे हैं कि ये ऑनलाइन है तो इस तरह से होगा। तो बेटा फिर इस तरह से तो ये नहीं कोर्स चलेगा, क्या ख्याल है? सर तीसरी बात ये भी है कि ऑनलाइन समझना ना इस सब को बहुत मुश्किल है। ऑनलाइन समझना मुश्किल है, तो बेटा यस फिर सर। क्वेश्चन तो किया जा Yes, सकता है कि sir. मुझे इस चीज़ की समझ नहीं आई। कितने बच्चे क्वेश्चन कर रहे हैं कि इस चीज़ की समझ नहीं आई? मैं आपको स्टार्ट से सारे स्टेप जो है ना वो उसकी वहाँ पे हेल्प करता हूँ। यस सर, आप तो हेल्प करते हैं, ये नहीं कह रहे हम, लेकिन सर हम लोग फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन करते हैं तो आगे से दूसरा क्वेश्चन निकल आता है, तो फिर दूसरा बिल्कुल बेटा करते हैं, फिर नोट आगे से कर, और क्वेश्चन निकल आते हैं, बेटा फिर और नोट कर, कंफ्यूजन हो जाती है। तो सर ये बेटा ऑनलाइन बेटा नोट करें, ये ऑनलाइन नहीं है। ऑनलाइन में मैं आपको वो स्लाइड शो भी दिखा सकता हूँ जिस पे आप बहुत हैप्पी होंगे हैं कि स्लाइड्स होंगी 8-10, और वही टर्म्स आप बैठ के रट्टा लगाएंगे पेपर उसमें से मैं पूछूंगा, वो तो फिर ऑनलाइन हो जाएगा ना। तो ये बेटा अगर क्लासरूम में भी होंगे तो ये इन चीज़ों को इसी तरह से ही लेके जाना है, क्योंकि आप इसमें इन होंगे तो बात बनेगी, ठीक है। एक मिनट बेटा। सर एक रीज़न ये भी है सर, अक्सर लोगों की बेस नहीं है तो उसकी वजह से सर समझने में प्रॉब्लम मसला आता है। सुहेब सर ने होल्ड कराया, एक मिनट। सर एक बात ये होती है ना कि हम लोग कर लेते हैं चीज, लेकिन हम जब सर म्यूटेड है। कि आप ये करें, और ये अभी सारा जो कंपैरिजन है ये आपने मुझे सबमिट कराना है, ठीक है। एक उस फॉर्म में आके कंप्लीट जो है आई मीन कंपैरिजन हॉरिजॉन्टली,
ठीक है, कंपैरिजन हॉरिजॉन्टली या फिर हमने सिर्फ टेबल की फॉर्म वही में बना। टेबल की फॉर्म में हॉरिजॉन्टल टेबल ही होगा ना, कि ये एक वेक्टर को एक टेबल के एक कॉलम में डिस्क्राइब करेंगे ना। जी जी सर। और 5-6 वेक्टर हैं तो जैसे उसका एक फीचर है तो वो हॉरिजॉन्टली चलेगा इन द जी रोज। जी सर। ठीक है, और ये आपने मुझे सर ये सबमिट करानी है जी। सर ये हमारी उस कंप्लीट असाइनमेंट का हिस्सा नहीं है? कौन सी कंप्लीट बेटा? लाइक एज इन पीछे जो स्टेप्स चलते आ रहे हैं तो फिर हम इसको हाँ, उसी के बीच में। कंप्लीट पिछले स्टेप्स इंक्लूड, अब इसके मुताबिक आपने मार्कर बेस पे जो क्राइटेरिया है इसको आपने कंप्लीट करना है ना। इतना दे दें ताकि कोई मिस्टेक्स हैं तो मैं आपको बता दूं। और ये प्लीज तलहा आपने रिसीव करनी है असाइनमेंट, और मुझे सिंगल मेल दें, मेरा मेल बॉक्स भर जाता है। कुछ लोग पहले एक ओके मेल फिर रिप्लाई। ठीक है, सर ये कब तक करवानी है? ये मुझे आप दे दें फ्राइडे तक, ताकि नेक्स्ट क्लास में आपको वो डिस्कस कर लें। सर जी ये वीकेंड तक टाइम दे दें, लाइक सैटरडे तक, क्योंकि बीच में और भी है तो फिर हम आराम सुकून से कर लेंगे इसको ना। नहीं ठीक, सैटरडे कर लें, फिर मैं इसको मंडे नहीं फिर ट्यूसडे को मैं डिस्कस करूंगा, क्योंकि एक दिन फिर ठीक मुझे। है। ठीक है, ठीक है सर, ठीक हो गया। ओके बेटा, गुड लक। थैंक यू सर। ओके, अल्लाह। सर थैंक यू सर। अल्लाह हाफिज़।